जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी के लिए पुनः लगातार प्रतिदिन की तरह आज एक महत्वपूर्ण सेशन जो आप सभी के लोगों के लिए, जो नीट के लिए, पीएनएसटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको पता है ऑलमोस्ट दोनों जो एग्ज़ामें हैं आपके जो है आपके 20-30 डेज़ के अंदर ही होने वाली, मतलब जो है दोनों का डिफरेंस होगा 20-30 डेज़ है। तो आप लोग लगातार बने रहिए साथियों, और हम लोग जो है आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ला रहे हैं। तो कोशिश करिए कि 30 क्वेश्चन आप लोग इससे करेक्ट कर पाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। हम लोग बेसिक चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, सारा कुछ चीज़ें जानेंगे। और आप लोग बने रहिए समाधान स्टडी परिवार के साथ, लगातार मेहनत जारी है। बस आप लोग को सेशन को शेयर करना है, ठीक है साथियों। और नए स्टूडेंट जितने भी आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमसे आप लोग जुड़ पाए। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जरा ध्यान दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओके, क्वेश्चन बोला गया है कि गैसों के अनुगतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। गैसों के अनुगतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। संघटक आपका पूर्वतः आपका प्रत्यस्त होती है, या फिर भारी अणु पात्र की दीवारों पर संवेग का स्थानांतरण अधिक करते हैं। केवल छोटे छोटे अणुओं का वेग उच्च होता है, या फिर संघटक के दौरान जो है अणु सीधे रेखा में स्थिर वेग के साथ जो है गति करते हैं। तो साथियों ध्यान देना है क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार, गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार जो है अणुओं के बीच में तथा पात्र की दीवारों में आपके जो है टक्करों की प्रकृति पूर्णतया प्रत्यस्त होती है। तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि संघटक पूर्णतया प्रत्यस्त होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस अधिक संख्या में समरूप जो है कणों आपका परमाणु या अणु से मिलकर बनी होती है। और ये जो कण हैं इतने छोटे छोटे तथा इतने दूर दूर होते हैं कि गैस अणुओं की कुल आयतन के मध्य में रिक्त स्थान की तुलना में नगण्य होता है। और यह जो है अभी जो है कृति स्पष्ट करता है कि गैस का निश्चित आयतन, गैसों के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, सी की बात करें गैस की संपीड़नता या उपर्युक्त सभी होगा। तो साथियों राइट आंसर की बात करें, गैसों की आपका संपीड़नता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी को नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो पाएगा। चलिए आगे साथियों, मज़ा आ रहा है, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला है कि गैस जो है प्रसारित होकर उनके लिए उपलब्ध स्थान को पूर्णतया भर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिग्रहित इस आपका व्यवहार को सही व्यक्त करता है। गैसों के अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बल नहीं होता है। जो है गैसीय अणुओं के या गैसीय अणुओं को बिंदु द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। गैस अणुओं को या अणुओं की टक्कर पूर्णतया प्रत्यस्त होती है, या उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि सामान्य ताप पर कणों के बीच की कोई आकर्षण बल नहीं होता है। सामान्य ताप पर जो होता है कणों में क्या होता है, जो है कुछ भी नहीं होता, मतलब आकर्षण ही नहीं होता है। तो गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है, यही जो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी पर। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, अमूमन अधिकतर में तो होता है, पर हर क्वेश्चन में हम लोग नहीं लगा सकते कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी निश्चित समय पर गैस में उपस्थित भिन्न कण जो होते हैं, ठीक है, समान वेग के साथ गति करते हैं। समान गति परंतु भिन्न गति ऊर्जा रखते हैं। असमान गति परंतु समान गतिज ऊर्जा रखते हैं, या समान गति तथा असमान गतिज ऊर्जा रखते हैं। तो साथियों किसी निश्चित समय पर
गैसों में भिन्न कणों की गति, भिन्न भिन्न गति जो है ऊर्जा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि असमान गति तथा असमान गतिज ऊर्जा रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, गैसों के द्वारा डाले गए दाब का कारण क्या है? गैसों के द्वारा डाले गए दाब का कारण क्या है? तो गैसीय अणु के मध्य प्रतिकर्षण, गैसीय अणु के मध्य आकर्षण, पात्र की दीवार पर कणों की टक्कर होना, या विकल्प ए या फिर विकल्प बी होगा, आपको बताना है। तो देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि गैसों के कणों के सभी संभव दिशाओं में गति सीधे रेखा में होती है। जो गति होती है इसकी कैसी होती है साथियों? तो गति इसकी सीधी रेखा में होती है। ओके, कैसी रेखा में होती है साथियों? सीधी रेखा में इसकी गति होती है। आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो है व्यवस्थित गति के दौरान ही एक दूसरे से तथा पात्र की दीवारों से टकराते हैं, और गैस का दाब गैस द्वारा पात्र की दीवारों से कणों की जो है टक्करों के परिणाम स्वरूप डाला जो है दाब होता है। तो साथियों, सभी को नोट करना है कि पात्र की दीवारों पर कणों की टक्कर होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? राइट आंसर की बात करें साथियों, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा, और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया आंसर लगाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, टक्कर से पहले तथा टक्कर के पश्चात, टक्कर के पहले तथा टक्कर के पश्चात अणुओं की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्यों? आपको रीज़न बताना है। तो देखिए, गैसों के अणुओं के मध्य जो है संघटक पूर्णतया प्रत्यस्त होते हैं। गैसों की उच्च संपीड़नता होती है। विकल्प ए और बी दोनों ही सही है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो देखिएगा, गैसों के जो है अणुओं की कुल ऊर्जा जो होती है टक्करों से पहले ही या पहले के बाद ही ऊर्जा समान रहती है। मतलब आप लोग को नोट करना है कि गैसों के अणुओं के मध्य संघटन जो है पूर्णतया प्रत्यस्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा ए। ओके, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सही करना है, बिल्कुल डेफिनेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों कि अणुगतिक सिद्धांत में क्या है? अणुगतिक सिद्धांत में ऐसा माना जाता है कि गैसों के अणुओं की औसतन गतिज ऊर्जा उसके समानुपाती होती है। परम दाब के, परम आयतन के, परम ताप के, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो देखिए, गतिज आणविक सिद्धांत के जो है गतिक आणविक सिद्धांत में यह माना जाता है कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है परम ताप के समानुपाती होती है। क्या होती है? परम ताप की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा क्या? बिल्कुल साथियों, एक लाइक तो बनती है, जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन बोला गया कि स्थिर ताप पर, क्या बोला है साथियों? कि स्थिर ताप पर यदि गैस का विस्तार होता है, स्थिर ताप पर अगर गैस का विस्तार होता है तो यह प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, अणु की गतिज ऊर्जा में कमी, या फिर गैस के जो है दाब में वृद्धि, अणुओं की गतिज ऊर्जा में समानता, या फिर गैसों के अणुओं की संख्या में वृद्धि। तो आप लोग बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि स्थिर ताप पर गैस, यदि स्थिर ताप पर गैस प्रसारित होती है तो यह अणुओं के समान गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या? अणुओं की गतिज ऊर्जा में समानता। ओके, राइट आंसर किया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आदर्श व्यवहार के अधिकतम जो है विचलन दर्शाती है। आदर्श व्यवहार से अधिकतम विचलन दर्शाती है। तो आसानी से द्रवित होने वाली, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें जो कि आपका NH3 और SO2 आदि जो है आदर्श गैस व्यवहार को जो है अत्यधिक विचलित प्रदर्शित करती है।
तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, NH3 इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। आदर्श व्यवहार में ऋणात्मक विचलन के लिए है, आदर्श व्यवहार के ऋणात्मक विचलन के लिए क्या है, दाब में कमी के साथ पीवी के जो है मान में कमी होना, दाब में वृद्धि के साथ पीवी के मान में कमी होना, दाब में वृद्धि के साथ पीवी के मान में वृद्धि होना, या दाब में वृद्धि के साथ पीवी के मान में या पीवी के मान में जो है नियत होना, बताइएगा। तो साथियों जो आदर्श व्यवहार के ऋणात्मक विचलन का जो अर्थ होता है वह पीवी के मान में कमी होता है, दाब में वृद्धि के साथ साथ पीवी के मान में कमी। तो क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। और आप सभी लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा। एक ग्राफ दिया है कि स्थिर ताप पर पीवी तथा पी के मध्य ग्राफ जो है क्या होगा। तो आपके समक्ष एक ग्राफ दिया है, तो आपको देखिए इसमें बोला गया है कि उपरोक्त जो है दर्शाए गए ढाल में कौन सा वास्तविक गैस का व्यवहार है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा वास्तविक गैस का व्यवहार है। तो जो आपका ए होगा, ये वाला वास्तविक गैस का व्यवहार है, और साथ में ही बी, दोनों ही आपके बिल्कुल सही होंगे। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, सभी ने सही कर पाया होगा। चलिए एक व्यंजक देते हैं आपको, क्या बोला है, देखिए गैस के वॉन डेर वाल समीकरण में स्थिरांक ए से पता लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है पता, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा। इसमें पता लगाएंगे हम लोग की अंतराण्विक प्रतिकर्षण का, अंतराण्विक आकर्षण का, अणुओं के द्वारा भरे आयतन का, या गैसीय अणुओं के सापेक्ष वेग का। क्या आंसर हो सकता है, तो भाई साहब आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अंतराण्विक आकर्षण का। क्या होगा, और आपको मैंने बताया भी क्या होगा, एनआरटी होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, एनआरटी होता है। मैंने ये बता चुका है आप लोगों को पहली क्लास, अगर आपने नहीं देखा है पुरानी क्लासेस, क्योंकि हम लोग लगातार आपके लिए जो क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल रही है, मैं वही चाहूँगा साथियों कि आप लोग लगातार क्लासेस को देखें, क्योंकि हर क्लास में बहुत शानदार कंटेंट है और लगातार ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से आदर्श गैस के नियमों का पालन करती है जब उच्च तापमान तथा निम्न दाब हो, निम्न ताप तथा उच्च दाब हो, उच्च ताप तथा उच्च दाब हो, या फिर साथियों निम्न ताप तथा निम्न दाब हो। तो उच्च ताप तथा, ठीक है साथियों ध्यान देना कि उच्च ताप तथा निम्न दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, उच्च ताप तथा निम्न दाब पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि z एक संपीड़नता गुणांक है, यदि z एक संपीड़नता गुणांक है, निम्न दाब पर वॉन डेर वाल्स समीकरण के जो है निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो साथियों नोट करना, ठीक है, कि इसे किस प्रकार लिखेंगे, z बराबर 1 माइनस ए अपॉन में जो है VRT लिखेंगे। तो जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। निम्न चित्र को समझाइएगा। तो एक चित्र दिया है, अब देखिए क्या है ये चित्र में, निम्न गैसों में से कौन सी गैस आदर्श व्यवहार के धनात्मक विचलन के साथ साथ ऋणात्मक विचलन को दर्शाती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यह जाने की बात कर रहा है, तो कौन सा विचलन दर्शाता है। तो चलिए जल्दी से आप सभी बंधु बता सकते हैं। ओके, और हो सके तो आप लोग जो है सेशन को शेयर भी किया करें। ठीक है साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार कंटेंट है। तो देखिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस मेथेन तथा मेथेन, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके नीचे दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई साहब। ठीक है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और साथ में आपका HCH4 मेथेन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला है कि वह तापमान कौन सा है,
क्या बोला है कि वह तापमान कौन सा जिस पर एक गैस दाब की उच्च परास तथा आदर्श गैस नियम का पालन करती है क्या कहलाती है? बॉयल ताप, या फिर बॉयल बिंदु, चार्ल्स बिंदु, या फिर बात करें ए और बी, दोनों ही कहलाती है। तो साथियों नोट करना है कि क्या नोट करेंगे कि वह ताप जिस पर कोई गैस एक बड़े जो है दाब परिसार को जो है आदर्श गैस नियम का पालन करती है, बॉयल ताप या बॉयल बिंदु कहलाती है। तो आपका जो होगा बॉयल बिंदु या फिर बॉयल ताप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रारंभ में बॉयल ताप के नीचे वास्तविक गैस के लिए Z का मान होगा। क्या होगा Z का मान? तो बॉयल ताप से निम्न ताप पर दाब वृद्धि के साथ साथ गैसों के Z मान जो है घटता है, जो कि निम्नतम मान पर जो है पहुंच जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा लेस देन, मतलब कम आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विचलन के प्रकार तथा Z के मान के लिए सही, जो कि क्रमशः वास्तविक गैसों के लिए जो बॉयल बिंदु से ऊपर आदर्श वाद से विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक तथा Z से अधिक 1, ओके, और धनात्मक तथा Z से क्या है कम। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। किसी गैस के अणुओं के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण बल प्रभावी होते हैं। कब प्रभावी होते हैं? तो जब Z पर निर्भर तथा Z जो है एक से अधिक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। बोला है कि STP क्या है? STP पर गैस संपीड़नता इकाई से कम होती है, इसलिए क्या होता है? तो इसलिए जो है VM क्या होता है? छोटा होता है। कितना? 2.2 आपका 22.4 लीटर से। ओके, सभी ने सही कर पाया साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्रांतिक जो आपका क्रांतिक ताप है, क्रांतिक ताप है उच्चतम तापमान जिसके ऊपर गैसों का जो है द्रवीकरण नहीं हो सकता। उच्चतम ताप जिसके ऊपर गैस जो है द्रवित हो जाती है। निम्न तापमान जिस पर गैस द्रवित हो जाती है, या उपयुक्त सभी होगा साथियों। तो क्रांतिक ताप वह उच्च ताप है जिसके ऊपर गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा कि उच्च तापमान जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण नहीं हो सकता है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिक ताप पर एक मोल गैस के आयतन तथा दाब क्रमशः कहलाते हैं। क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन जो है क्रांतिक आयतन तथा क्रांतिक दाब, बॉयल आयतन तथा बॉयल बिंदु, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रांतिक ताप पर एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन तथा इस पर ताप पर दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्रांतिक आयतन तथा क्रांतिक दाब, ठीक है ना। बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो बोला गया, जरा ध्यान दीजिएगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अस्थायी गैसों का द्रवीकरण व्यवहार स्थायी गैसों जैसे कि आपका N2O2 आदि के समीप
पहुंच जाता है जैसे ही हम जाते हैं क्रांतिक ताप के नीचे, क्रांतिक ताप के ऊपर, परम शून्य से ऊपर या परम शून्य से नीचे। तो क्रांतिक ताप गैस का वह उच्च ताप है जिस पर पहले गैस का द्रवीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है पहले? तो क्रांतिक ताप के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? बी इज अ राइट आंसर, और सभी साथियों ने कर पाया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द्रव में मुक्त वाष्पीकरण की स्थिति कहलाती है, जो है क्वथनांक, गलनांक, बॉयल या फिर संघनन। तो साथियों, द्रव की संपूर्ण मात्रा से वाष्पन हो सकता है तथा वाष्प वातावरण में क्या होती है? स्वतंत्र रूप से मुक्त हो जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्वथनांक आपका राइट आंसर होगा। क्या है साथियों? क्वथनांक अगर आप लोग लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एटीएम दाब पर क्वथनांक सामान्य क्वथनांक बिंदु कहलाता है, और यदि दाब एक बार ले तब द्रव के क्वथनांक बिंदु को क्या कहा जाता है? सामान्य क्वथनांक, मानक क्वथनांक बिंदु, या फिर आपका क्रांतिक क्वथनांक बिंदु, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, सभी को नोट करना है, ठीक है, कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी बच्चे साथियों काफ़ी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परंतु आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, लगातार आपके लिए सारा चीज़ें अभी प्रोवाइड की जा रही है। मानक क्वथनांक बिंदु, आपका राइट आंसर क्या होगा? मानक क्वथनांक बिंदु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथियों, आगे बढ़ते हैं। जिस ताप पर द्रव तथा वाष्प के मध्य सीमा लुप्त हो जाए तब द्रव तथा वाष्प का घनत्व समान हो जाता है, तो वह ताप कहलाता है। बॉयल ताप, या फिर आपका गलनांक बिंदु, क्रांतिक ताप, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या हो सकता है? तो जरा सभी लोग नोट करिएगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्रांतिक ताप। क्या होगा साथियों? आपका जो राइट आंसर होगा क्रांतिक ताप, इसका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, और आप सभी लोग लगा पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, किसी द्रव की सतह के एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो आवश्यक ऊर्जा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग बताइएगा। तो हम लोग उसे पृष्ठ ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? पृष्ठ ऊर्जा अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। क्या सभी साथियों ने लगा पाए क्या? लगातार साथियों यही आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, चाहे नीट हो, चाहे पीएनएसटी हो, चाहे नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो, अगर आप लोग दे रहे हैं तो मतलब आपको ऐसे ही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। सतह पर खींची गई एक रेखा को एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल तथा उसी आपका एसआई स्टैंडर्ड यूनिट इकाई क्रमशः है। तो आपका आकर्षण बल न्यूटन, पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर, पृष्ठीय ऊर्जा जूल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों आपको नोट करके रखना है पृष्ठीय तनाव और आपका न्यूटन पर मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोला है कि मरकरी की बूंदें गोलाकार रूप में होती है। मरकरी की बूंदें गोलाकार रूप में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसकी सही व्याख्या करता है? तो देखिएगा जरा कि द्रव की न्यूनतम पृष्ठ सतह न्यूनतम ऊर्जा अवस्था के रूप में आपका समायोजित होती है। द्रव की उच्चतम पृष्ठ सतह न्यूनतम ऊर्जा अवस्था के रूप में समायोजित होती है।
द्रव की न्यूनतम पृष्ठ सतह उच्च ऊर्जा अवस्था को समायोजित कर देती है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो द्रव का न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि न्यूनतम ऊर्जा अवस्था को ग्रहण करता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा कि द्रव की न्यूनतम पृष्ठ सतह न्यूनतम ऊर्जा अवस्था के रूप में समायोजित होती है। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल उत्पन्न होते हैं जब परतें एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है। द्रव का जो है वह गुण कहलाता है पृष्ठ तनाव, सान्यता या फिर सापेक्ष सान्यता या क्रांतिक आयतन। तो साथियों जरा बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों अगर आपने लगाया है सान्यता, क्या होगा? सान्यता इज राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा। निम्न यौगिकों की सान्यता का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है। आपका हेक्सॉन जो है छोटा है H2O से, फिर H2O छोटा है आपका ग्लिसरॉल से। तो निम्न में से कौन सा सही कारण है यह हमें नोट करके बताना है। तो देखिए अंतराणिक बल की बात करें तो अंतराणिक बल जो है जिसमें अधिक प्रबल होगी और उतनी ही सान्यता अधिक होती है। जो आपका राइट आंसर है कि ग्लिसरॉल में प्रबल अंतराणिक बल जो है क्या होता है? उपस्थित होता है। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल सतह पर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण सभी तापों पर होता है। विकल्प ए या बी दोनों ही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों वाष्पीकरण केवल पृष्ठ पर होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण केवल व केवल पृष्ठ पर होता है। किस पर होता है साथियों? पृष्ठ पर होता है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका केवल सतहों के वाष्पीकरण होता है, या फिर आपका वाष्पीकरण सभी तापों पर होता है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमसे बोला गया है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कि ताप बढ़ाने के साथ द्रवों की सतह पर पृष्ठ तनाव घटता है। ताप बढ़ाने के साथ द्रवों का वाष्प दाब बढ़ता है। ताप घटाने के साथ द्रवों की सान्यता बढ़ती है, या गुरुत्व रहित आपका वातावरण में किसी भी द्रव की बूंद समतल सतह पर रखने पर थोड़ी फैल जाती है। तो साथियों द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने के साथ घटता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि तापमान बढ़ने के साथ द्रवों की सतहों पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या आंसर है? ए आंसर होगा आप सभी का। तो साथियों ये आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड 40+ ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाए। कोशिश करिए कि 30+ क्वेश्चन हमसे अटेंड हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी है तो एक कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है साथियों कि कितने साथियों ने कमेंट्स यहाँ पर क्लास अटेंड किया है। साथ में ही एक लाइक तो बनती है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।